नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर और ये हमारा उत्तर प्रदेश के इतिहास पर दूसरा वीडियो रहेगा। इसमें हम जो इतिहास के कुछ पहलू बच गए थे उनको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्राग ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से संबंधित सभी बातें लगभग कर ली हैं और आज हम बात करने वाले हैं फिर से ब्रिटिश काल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे ब्रिटिश काल का कि ब्रिटिश काल में कैसे उत्तर प्रदेश किस प्रेसिडेंसी का अंग रहा। और उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, कि वो बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग हुआ करता था और बंगाल प्रेसिडेंसी से ही अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनी थी, जिसको उत्तर का पश्चिमी प्रांत कहा जाने लगा। फिर उसमें अवध क्षेत्र को शामिल कर लिया गया और अवध क्षेत्र को शामिल करने के बाद उसको उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी अब तक की पिछली वाली। आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम कहानी को स्टार्ट करें तो आप अपना काम कर दीजिए। आई होप आपने वो काम कर दिया होगा, यानी लाइक शेयर एंड कमेंट वाला। बढ़ते हैं आपके आज की इस कहानी को बयां करने के लिए। जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम आपको करा रहे हैं यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय और उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी पर आधारित हम थ्योरी हम डाल चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उससे अलग इस चैनल पर आपको पॉलिटी की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपकी अन्य सभी हिंदी वगैरह की वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा इतिहास का पार्ट रहेगा। इन उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर हम बात करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश की मोहर जो आप देख रहे हैं, आज का हमारा भाग नंबर 2 रहेगा, जिसकी पीडीएफ आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग, ये नंबर आपको दिया जाएगा, इस नंबर के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। ये जो वीडियो रहेगी आपकी यूपीएसआई वीडियो, सुपर टेट जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बड़ी शानदार होने वाली है। आइए चलो बात करते हैं कुछ इतिहास के बारे में। इतिहास के तथ्यों को स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश काल से, यानी उस काल से जब अंग्रेजों का शासन भारत पे हो रहा था, तो भारत के अंदर ही एक प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश भी उसी का अंग हुआ करता था। यानी मुगल काल के बाद धीरे धीरे गोरखों को हराकर, मुगलों को हराकर या अन्य जो भी थे सिंधियों को हराकर उत्तर प्रदेश राज्य पर भी कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। यानी 75 वर्षों की अवधि में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश किसके हाथों में पहुंच जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पहुंच जाता है। यानी वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, लेकिन भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में लीन होकर यहाँ के अंदर ही समा जाती है। यानी यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलने लग जाते हैं कंपनी के लोग, और वो यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लग जाती है। धीरे धीरे उन्होंने भारत की कमजोरी को जानकर भारत के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लिया और उस पर राज करने लगे थे। यानी 75 वर्षों की अवधि में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उत्तर प्रदेश पर राज करने लग जाती है। ठीक, विभिन्न वंशों जैसे नवाबों, लखनवी नवाब कहा जाता ना, गोरखपुर के गोरखों, ठीक है, को हराकर छीने गए प्रदेशों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया था। पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिनमें एक प्रेसिडेंसी थी बंगाल, और बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही रखा गया था उत्तर प्रदेश को। यानी किस काल में, ब्रिटिश काल में। 1857 और 1859 ईस्वी के बीच, देखो 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हालांकि सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव ये पड़ा था कि अंग्रेजों को ये अंदेशा हो गया था, ये अंदाजा लग गया था कि अब भारतीय लोग हमारी गुलामी को नहीं सहेंगे। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारत की ताकत का एहसास किया और भारतीय लोगों को, अंग्रेजों उस टाइम पे पद हुआ करते थे, उन पद पर विराजमान करने का काम चालू कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी उन्होंने क्या काम किया, भारतीय लोगों को राजनीति में हिस्सा लेने का मौका दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया था, जिसके चलते 10 मई 1857 ईस्वी को,
ये वो बहुत ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखे तो बहुत शानदार दिन था, लेकिन अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में देखे तो उनके लिए बहुत बेकार दिन था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही दिन में 25 से भी अधिक शहरों में भड़क गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फिर सन 1858 में विद्रोह के दमन के बाद, यानी विद्रोह को दबा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी शासक जो थे वो बहुत बुद्धिजीवी भी थे। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत के लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, लेकिन भारत के लोगों की बुद्धि आपस में लड़ने झगड़ने के चक्कर में बटी हुई थी। कहते ना, जब घर के लोग आपस में लड़ रहे हों तो पड़ोसी आसानी से फायदा उठा लेता है। वही काम हमारे ऊपर अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, क्लियर है, समझे। फिर 1858 में दमन के बाद पश्चिमी उत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज राजा को यह एहसास हुआ कि जो कंपनी है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो भारत के अंदर जो अंग्रेजी अधिकाराधीन क्षेत्र थे उनको अपने हाथों में, अपने कब्जे में ले लिया था अंग्रेजी सरकार ने। इन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश। कब? 1858 ईस्वी में, 1857 क्रांति के ठीक एक साल बाद। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संयुक्त प्रांत अग्रणी राज्य रहा। संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, क्योंकि संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होता है और भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। भारतीय लोग स्वराज की मांग करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग जाता है कि हम भारत अंग्रेजों को भगा देंगे। स्वराज की मांग करने लग जाते हैं, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को सरकारी पदों पर, यानी भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार सरकारी पदों पर बैठाने लग जाती है और भारतीय लोगों को शासन में हिस्सेदारी देने लग जाती है। और यही से स्टार्ट होती है अंग्रेजों से युद्ध करने की हमारा सिलसिला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत पर विराजमान किए गए भारतीय मुख्यमंत्री, यानी जब सरकार को यह अंदेशा हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को बिना सरकार में हिस्सेदारी दिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, लोग भड़क सकते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों को उस विशेष हिस्से पर, यानी भारतीय अधिकाराधीन क्षेत्र, अंग्रेजी अधिकाराधीन क्षेत्र पर भारतीय लोगों को बैठाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए। मोहम्मद अहमद सैयद खान, ये वो नाम आता है सबसे पहला, मोहम्मद अहमद सैयद खान, जिनको 3 अप्रैल 1937 से 16 जुलाई 1937 तक इस क्षेत्र पर बैठाया गया, यानी यहां का मुख्यमंत्री के तौर पद दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 तक, और उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1946 से और 15 जनवरी 1950 तक, या नहीं, ठीक है, 50 तक, ठीक है, सबसे अधिक समय तक विराजमान होने वाले मुख्यमंत्री रहे। उस समय तक सबसे अधिक समय तक विराजमान होने वाले मुख्यमंत्री थे, और आज भी सब सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले, ये समय के आधार पर, संख्या के आधार पर देखें तो नहीं है, लेकिन समय के आधार पर है। 15 अगस्त 1947 को भारत मुल्क अंग्रेजों के कब्जे से दूर होता है, यानी भारत छोड़ आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ लिया जाता है और अंग्रेजों को भगा दिया जाता है। लेकिन अंग्रेज पूर्णतः भागे नहीं थे, उन्होंने हार मान ली थी कि हम आपको आपका देश प्रोवाइड करा देंगे, यानी आपको आप अपने अनुसार देखना, लेकिन आप कम से कम एक ऐसी लिखित विधि तो बना लो जिसके आधार पर देश में शासन व्यवस्था चलाया जा सके, क्योंकि देश टुकड़ों में बटा हुआ है, राजा महाराजा आपस में लड़ते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हो गया था, यानी इंडिपेंडेंट हो गया था। तभी से भारत का नव स्वतंत्र गणराज्य बन गया था उत्तर प्रदेश, नव स्वतंत्र गणराज्य। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत एक टिहरी गढ़वाल जिला, वह गढ़वाल जिला जहां के योगी आदित्यनाथ, जिनका वास्तविक नाम अजय कुमार विष्ट है, उसी गढ़वाल जिले से आते हैं, और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। किसमें? उत्तर प्रदेश में। 24 जनवरी 1950 का समय आता है, यानी 26 जनवरी 1950 से ठीक 2 दिन पहले, यानी संविधान के लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर, यानी संयुक्त प्रांत से बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। हालांकि शॉर्ट फॉर्म अभी भी यूपी ही था, लेकिन यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस ना होकर अब इसका मतलब हो गया था उत्तर प्रदेश।
और रख दिया गया, और जिसकी प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। इसको बनाया गया, गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। चलिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल की कमान संभाली थी 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, बल्कि पूरे मुल्क में कोई ऐसी पहली महिला राज्यपाल बनी थी जो पूरे मुल्क में कोई राज्यपाल का पद संभालती हो। यानी मुल्क में पहली महिला राज्यपाल का पद अगर किसी ने संभाला था वो थी सरोजनी नायडू। और किस राज्य का संभाला था ये पूछ लिया जाए तो वो होगा उत्तर प्रदेश, यानी यूनाइटेड प्रोविंस या उत्तर प्रदेश यानी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मंत्रिमंडल बनता है वो क्या होता है, इस बात को समझिए। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पे गोविंद वल्लभ पंत को बनाया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत का या उत्तर प्रदेश राज्य बनने के बाद या उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करता हूं तो चौधरी नारायण जी, वो पहले व्यक्ति थे जो प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होते हैं। प्रथम राज्यपाल की बात करूं तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी, सरोजनी नायडू आ जाती हैं। और प्रथम विधान परिषद सभापति जो होते हैं वो श्री चंद्रभाल, ये भान नहीं है, भाल है, ठीक है। तो ये क्या है, चंद्रभाल। श्री चंद्रभाल जी को प्रथम विधान परिषद का सभापति बनाया गया था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम लोकायुक्त अगर पूछ लिया जाए तो विशंबर दयाल जी को, विशंबर दयाल जी प्रथम लोकायुक्त। और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। और प्रथम विधान परिषद का अगर पूछ लिया जाए तो चंद्रभाल जी को बनाया गया था, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वाल्टर मॉर्गन को बनाया गया था। अब वाल्टर देखिए ये अंग्रेज थे, बाकी सब भारतीय थे, यानी न्याय प्रणाली किसी भारत के हाथ में अभी तक नहीं आई थी। कहीं ना कहीं भारत का जो जजमेंट दे रहे थे वो अंग्रेज ही दे रहे थे। तो ये वाल्टर मॉर्गन थे जिनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में पद आसीन रिकॉर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार अगर मुख्यमंत्री का पद किसी ने ग्रहण किया है तो वो देश में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली, दलित समाज से आने वाली और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े उपखंड पर सर्वाधिक बार विराजमान मायावती जी का नाम आता है, जिन्होंने 4 बार सर्वाधिक बार विधान परिषद, ठीक है, 4 बार इन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में ली, अपने हाथ में संभाली, ठीक है। सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति की अगर मैं बात करता हूं तो नाम निकल कर आता है वीरेंद्र स्वरूप। वीरेंद्र स्वरूप वो व्यक्ति थे जिन्होंने 5 बार इस पद को अपने हाथों में लिया, 5 बार अपने हाथों में लिया, यानी 4 बार मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती जी और सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति का पद ग्रहण करने वाले वीरेंद्र स्वरूप जी को। सर्वाधिक बार राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की कमान संभाली है। और सबसे कम उम्र के CM की बात करूं तो अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खुद के बेटे अखिलेश यादव जी ने, वह व्यक्ति जो CM और PM दोनों रहे, यहाँ के CM बने और देश के PM बने। तो चौधरी चरण सिंह जी वो व्यक्ति थे जो किसानों के अगुवाई रहे हैं, किसानों के नेता रहे हैं। इन्हीं के नाम पे मेरठ शहर, वही शहर जिस शहर से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसी शहर में मेरठ मंडल यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी है, यानी यूनिवर्सिटी भी इनके नाम से बनी हुई है। और दूसरे थे विश्वनाथ प्रताप, यानी चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी कमान संभाली और साथ ही साथ देश की भी कमान संभालने का मौका इनको मिला। CM और विधानसभा अध्यक्ष, ये तो CM और PM, CM और विधानसभा अध्यक्ष अगर दोनों की बात करूं तो ऐसे दोनों बनने वाले व्यक्ति आते हैं श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। श्रीपति मिश्र और बनारसी दास वो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष
और यूपी के सीएम दोनों के पदभार संभालने का काम किया। ठीक है, चले दोस्तों, ये थी कहानी उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये कहानी, ये इतिहास, ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये काम आपके लिए सौंप कर जा रहा हूं, देखते हैं कितने जिम्मेदार लोग इसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और कितने बेहतर तरीके से इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती आप लोगों से विदा चाहता हूं और मिलूंगा अगली ही बेहतर वीडियो में इसके अगले नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।